बेटे की शादी के कुछ महीने बाद ही सुमित्रा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। रोज़ रोज़ की कलह से परेशान बेटे बहू ने अलग घर ले लिया। लेकिन 15 दिन के अंदर ही सुमित्रा को एक ऐसी खबर मिली जिससे उसके स्वभाव में अचानक परिवर्तन आ गया। खिड़की से बाहर झांक रही सुमित्रा ने एक अनजान युवक को अपने गेट के सामने मोटरसाइकिल रोकते देखा। रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? सामने के फ्लैट की बालकनी में खड़े अजय ने ऊंची आवाज़ में मोटरसाइकिल सवार से प्रश्न किया। यार, एक बुरी खबर देने आया हूँ। क्या हुआ यार? शर्मा सर का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ जिसमें वह मर गए। खिड़की में खड़ी सुमित्रा अपने पति राजेंद्र के बाजार से घर लौटने का ही इंतजार कर रही थी। रवि के मुंह से यह सब सुनकर उनके दिमाग को ज़बरदस्त झटका लगा। विधवा हो जाने के एहसास से उनकी चेतना को लकवा मार गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिरीं और बेहोश हो गईं। छोटे बेटे समीर और बेटी रितु के प्रयासों से कुछ देर बाद जब सुमित्रा को होश आया तो उन दोनों की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर उनके मन की पीड़ा लौट आई और वह अपनी बेटी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगीं। उसी समय राजेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। पति को सही सलामत देखकर सुमित्रा ने मन ही मन तीव्र खुशी व हैरानी के मिले जुले भाव महसूस किए। फिर पति को सवालिया नज़रों से देखने लगीं। सुमित्रा, हम लुट गए, कंगाल हो गए, आज संजीव। और इतना कहकर पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर वह किसी छोटे बच्चे की तरह बिलखने लगे थे। सुमित्रा की समझ में आ गया कि रवि उनके बड़े बेटे संजीव की दुर्घटना में असामयिक मौत की खबर लाया था। इस नए सदमे ने उन्हें गूंगा बना दिया। वह न रोईं और न ही कुछ बोल पाईं। इस मानसिक आघात ने उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से छीन ली थी। करीब 15 दिन पहले ही संजीव अपनी पत्नी रीना और 3 साल की बेटी पल्लवी के साथ अलग किराए के मकान में रहने चला गया था। पड़ोसी कपूर साहब रीना व पल्लवी को अपनी कार से ले आए। कुछ दूसरे पड़ोसी राजेंद्र जी और समीर के साथ उस अस्पताल में गए जहां संजीव की मौत हुई थी। अपनी बहू रीना से गले लगकर रोते हुए सुमित्रा बार बार एक ही बात कह रही थीं, मैं तुम दोनों को घर से जाने को मजबूर न करती तो आज मेरे संजीव के साथ यह हादसा न होता। इस अपराध बोध ने सुमित्रा को 13वीं तक गहरी उदासी का शिकार बनाए रखा। इस कारण वह सांत्वना देने आ रहे लोगों से न ठीक से बोल पाती, न ही अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों का उन्हें कोई ध्यान आता। ज़्यादातर वह अपनी विधवा बहू का मुरझाया चेहरा निहारते हुए मौन आंसू बहाने लगतीं। कभी कभी पल्लवी को छाती से लगाकर खूब प्यार करतीं, पर आंसू तब भी उनकी पलकों को भिगोए रखते। 13वीं के अगले दिन बरसों की बीमार नजर आ रही सुमित्रा क्रियाशील हो उठी। सबसे पहले समीर और उसके दोस्तों की मदद से टेम्पो में भरकर संजीव का सारा सामान किराए के मकान से वापस मंगवा लिया। उसी दिन शाम को सुमित्रा के निमंत्रण पर रीना के माता पिता और भैया भाभी उनके घर आए। सुमित्रा ने सबको संबोधित कर गंभीर लहजे में कहा, पहले मेरी और रीना की बनती नहीं थी, पर अब आप सब लोग निश्चिंत रहें। हमारे बीच किसी भी तरह का टकराव अब आप लोगों को देखने सुनने में नहीं आएगा। आंटी, मेरी छोटी बहन पर दुख का भारी पहाड़ टूटा है। अपनी बहन और भांजी की कैसी भी सहायता करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। रीना के भाई रोहित ने भावुक होकर अपने दिल की इच्छा जाहिर की। आप सबको बुरा न लगे तो रीना और पल्लवी हमारे साथ भी आकर रह सकती हैं। रीना के पिता कौशिक साहब ने हिचकते हुए अपना प्रस्ताव रखा। सुमित्रा उनकी बातें खामोश होकर सुनती रहीं। वह रीना के मायके वालों की आंखों में छाए चिंता के भावों को आसानी से पढ़ सकती थीं। रीना के साथ पिछले 6 महीनों में सुमित्रा के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। समीर की शादी करीब 3 महीने बाद होने वाली थी। नई बहू के आने की बात को देखते हुए सुमित्रा ने रीना को और ज़्यादा दबाकर रखने के प्रयास तेज कर दिए थे। इस घर में रहना है तो जो मैं चाहती हूँ वही करना होगा और नहीं तो अलग हो जाओ। रोज़ रोज़ की उनकी ऐसी धमकियों से तंग आकर संजीव और रीना ने अलग मकान लिया था। उनकी बेटी सास के हाथों अब तो और भी दुख पाएगी। रीना के माता पिता के मन में इस डर को सुमित्रा भली प्रकार समझ रही थी। उनके इस डर को दूर करने के लिए ही सुमित्रा ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए भावुक लहजे में कहा, मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया है तो अब अपनी बहू को मैं बेटी बना कर रखूँगी। मैंने मन ही मन कुछ फैसला लिया है जिन्हें पहली बार मैं आप सभी के सामने उजागर करूँगी। आंखों से बहे आए आंसुओं को पोंछती हुई सुमित्रा सबकी आंखों का केंद्र बन गईं। राजेंद्र जी, समीर और ऋतु के हाव भाव से यह साफ पता लग रहा था
कि जो सुमित्रा कहने जा रही थी उसका अंदाज़ा उन्हें भी न था। समीर की शादी होने से पहले ही रीना के लिए हम छत पर 2 कमरों का सेट तैयार करवाएंगे, ताकि वह देवरानी के आने से पहले या बाद में जब चाहे अपनी रसोई अलग कर ले। इसके लिए रीना आज़ाद रहेगी। अतीत में मैंने रीना की नौकरी करने का सदा विरोध किया, पर अब मैं चाहती हूँ कि वह आत्मनिर्भर बने। मेरी दिली इच्छा है कि वह बीएड का फॉर्म भरे और अपनी काबिलियत बढ़ाए। आप सबके सामने मैं रीना से कहती हूँ कि अब से वह मुझे अपनी माँ समझे। जीवन की कठिन राहों पर मजबूत कदमों से आगे बढ़ने के लिए उसे मेरा सहयोग, सहारा और आशीर्वाद सदा उपलब्ध रहेगा। सुमित्रा के स्वभाव में आया बदलाव सबको हैरान कर गया। उनके मुंह से निकले शब्दों में छिपी भावुकता व ईमानदारी सभी के दिलों को छूकर उनकी पलकें नम कर गई। एक तेज तर्रार, झगड़ालू व घमंडी स्त्री का इस कदर कायाकल्प हो जाना सभी को अविश्वसनीय लग रहा था। रीना अचानक अपनी जगह से उठी और सुमित्रा के पास आ बैठी। सास ने बाहें फैलाईं और बहू उनकी छाती से लगकर सुबकने लगी। कमरे का माहौल बड़ा भावुक और संजीदा हो गया। रीना के माता पिता व भैया भाभी के पास अब रीना व पल्लवी के हितों पर चर्चा करने के लिए कोई कारण नहीं बचा। क्या सुमित्रा का सचमुच कायाकल्प हुआ है? इस सवाल को अपने दिलों में समेटे सभी लोग कुछ देर बाद विदा होकर अपने अपने घर चले गए। अब सिर्फ अपने परिवारजनों की मौजूदगी में सुमित्रा ने अपने मनोभावों को शब्द देना जारी रखा। समीर और ऋतु, तुम दोनों अपनी भाभी को इस पल से पूरा मान सम्मान दोगे। रीना के साथ तुमने गलत व्यवहार किया तो उसे मैं अपना अपमान समझूंगी। मम्मी, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ऋतु उठकर रीना की बगल में आ बैठी और बड़े प्यार से भाभी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं किसी से बिना बात उलझूंगा। समीर अचानक भड़क उठा। बेटे, अगर तुम्हारा रवैया नहीं बदला तो रीना को साथ लेकर एक दिन मैं इस घर को छोड़ जाऊंगी। सुमित्रा की इस धमकी का ऐसा प्रभाव हुआ कि समीर चुपचाप अपनी जगह सिर झुकाकर बैठ गया। सुमित्रा, तुम सब तरह की चिंताएं अपने मन से निकाल दो। रीना और पल्लवी के भविष्य को सुखद बनाने के लिए हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। राजेंद्र जी से ऐसा आश्वासन पाकर सुमित्रा धन्यवाद भाव से मुस्कुरा उठी थी। कमरे से जब सब चले गए तब सुमित्रा ने रीना से साफ साफ पूछा, बहू, तुम्हें मेरे मुंह से निकली बातों पर क्या विश्वास नहीं हो रहा है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं मम्मी? आप लोगों के अलावा अब मेरा असली सहारा कौन बनेगा? रीना का गला भर आया। मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी बहू, बस तुम यह घर छोड़कर जाने का विचार अपने मन में कभी मत लाना, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। नहीं मम्मी, मैं आपके पास ही रहूँगी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। देख, मैंने पल्लवी के नाम से 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने का फैसला कर लिया है। आने वाले समय में यह रकम बढ़कर उसकी पढ़ाई और शादी के काम आएगी। जी मम्मी जी। रीना की आंखों में खुशी की चमक उभरी। सुनो बहू, एक बात और कहती हूँ मैं। सुमित्रा की आंखों में फिर से आंसू चमके और गला रुनने सा लगा। करीब 4 साल पहले तुमने इस घर में दुल्हन बनकर कदम रखा था और मैं वादा करती हूँ कि उचित समय और उचित लड़का मिलने पर तुम्हें डोली में बिठाकर यहाँ से विदा भी कर दूँगी। ज़रूरत पड़ी तो पल्लवी अपने दादा दादी के पास रहेगी और तुम अपनी नई घर गृहस्थी। बस मम्मी जी, और कुछ मत कहिए आप। रीना ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मुझे विश्वास हो गया है कि पल्लवी और मैं आप दोनों की छत्र छाया में यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। मुझ में दूसरी शादी करने में ज़रा भी दिलचस्पी कभी पैदा नहीं होगी। रीना अपने सास ससुर के लिए जब चाय बनाने चली गई तो राजेंद्र जी ने सुमित्रा का माथा चूमकर उनकी प्रशंसा की। सुमी, आज जो मैंने देखा सुना है उस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, साथ ही गर्व भी कर रहा हूँ। एक बात पूछूँ? पूछिए, सुमित्रा ने पति के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा और आंखें मूंद लीं। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारे दिल के भाव अचानक इस तरह कैसे बदल गए हैं? आप मुझ में आए बदलाव का क्या कारण समझते हैं? आंखें बंद किए किए ही सुमित्रा बोली, मुझे लगता है संजीव की असमय हुई मौत ने तुम्हें बदला है, पर फिर वैसा ही बदलाव मेरे अंदर क्यों नहीं आया? संजीव इस दुनिया में नहीं रहा, ये जानने से पहले मुझे एक और ज़बरदस्त सदमा लगा था। क्या आपको उसकी याद है? हाँ, जो लड़का बुरी खबर लाया था वह संजीव का जूनियर था और तुम समझी कि वह कोई मेरा छात्र है और मेरे न रहने की खबर लाया है। दरअसल गलत अंदाज़ा लगाकर मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे धीरे धीरे होश आया तो मेरे मन ने काम करना शुरू किया।
सबसे पहले असहाय और असुरक्षित हो जाने के भय ने मेरे दिलो दिमाग को जकड़ा था। मन में गहरी पीड़ा होने के बावजूद अपनी जिस जिम्मेदारी का मुझे ध्यान आया वह ऋतु की शादी का था। कैसे पूरी करूँगी मैं यह जिम्मेदारी? मन में यह सवाल कौंधा तो जवाब में सबसे पहले संजीव और रीना की शक्लें उभरी थीं। उनसे मेरा लाख झगड़ा होता रहा हो, पर मुसीबत के समय मन को उन्हीं दोनों की सबसे पहले याद आई थी। अपने मन की बातों को सुमित्रा बड़े धीरे धीरे बोलते हुए पति के साथ बांट रही थीं। राजेंद्र जी खामोश रहकर सुमित्रा के आगे बोलने का इंतजार करने लगे। सुमित्रा ने पति की आंखों में देखते हुए भावुक लहजे में आगे कहा, मेरे बहू बेटे मुसीबत में मेरा मजबूत सहारा बनेंगे। अगर मेरी यह उम्मीद भविष्य में पूरी न होती तो मेरा दिल उन दोनों को कितना कोसता। एक पल रुककर सुमित्रा फिर बोली, असली विपदा का पहाड़ तो रीना के सिर पर टूटा था। मेरी ही तरह क्या उसने भी उन लोगों का ध्यान नहीं किया होगा जो इस कठिन समय में उसके काम आएंगे? जरूर आया होगा, राजेंद्र जी बोले। अगर उसने हमें विश्वसनीय लोगों की सूची में नहीं रखा होगा तो यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और अगर हमारे सहयोग और सहारे की उसे आशा है और हम उसकी उम्मीदों पर खरे न उतरें तो क्या वह हमें नहीं कोसेगी? तुम्हारे मनोभाव अब मेरी समझ में आ रहे हैं। तुम्हारे कायाकल्प का कारण मैं अब समझ सकता हूँ। राजेंद्र जी ने प्यार से पत्नी का माथा एक बार फिर चूमा। हमारा बेटा संजीव अब बहू और पोती के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और ये दोनों हमें कोसें, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही मैंने अपने को बदल डाला है। कभी मैं राह से भटकूं तो आप मुझे टोक कर सही राह दिखा देना। सुमित्रा ने अपने जीवन साथी से हाथ जोड़कर विनती की। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा यह कायाकल्प दिल की गहराइयों से हुआ है। अपने पति की आंखों में अपने लिए गहरे सम्मान, प्रशंसा व प्रेम के भावों को पढ़कर सुमित्रा हौले से मुस्कुराईं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।